हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीबी मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तीन चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इनसे रिलेटेड हम सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको पीपीबी के अलावा आरबीडब्ल्यूएम, आईईआईएफएस एंड एएफएम के जो वीडियो क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, और साथ में उनके पीडीएफ भी आपको मिलने वाले हैं। और फ्री पैक वहां पर अवेलेबल है, वहां पर बहुत सा डाटा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। लिंक है iibf.info/app। एंड अगर आप चाहते हैं कि जेआईबी आप क्लियर करने पहली बार में, तो ये वीडियो सीरीज डेली बेसिस पर रहती है। 9:30 बजे शाम को क्लास होता है, तो उसको जरूर गो थ्रू करना है। फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे सेशन रहते हैं, राइट। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, एंड इट्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड फर्दर द क्वेश्चन इट सेज दैट मिस्टर गुप्ता प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू अ बैंक। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो एक कंटिन्यूइंग गारंटी बैंक को करते हैं प्रोवाइड, so as to basically for a cash credit facility availed by the partnership firm, right? So this is being done. And further, one of the partners in the firm retires and a new partner is admitted. The bank continues to operate the account without a new guarantee from Mr. Gupta. If the reconstituted firm defaults, what is the Mr. Gupta's liability for transactions conducted after the change in partnership? तो क्या फैक्ट एंड फिगर्स रहेंगे इसके बारे में, वी नीड टू टेल। देखो, सबसे पहले वी आर टू नो अबाउट द लीगल पोजीशन। तो कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है वो गारंटी होती है जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्सटेंड होती है, उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट कि अगर मान लो फर्म में चेंजेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं, राइट। अगर मान लो कि एक्सप्रेस ना किया गया हो, अदरवाइज अग्री ना किया गया हो, एंड कंटिन्यू गारंटी जो है वो रिवोक हो जाती है सभी और सभी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, अगर कोई चेंज किया गया है फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या नए पार्टनर को ऐड कर लिया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो अगर अग्रीमेंट में ये चीज मेंशन नहीं है, तो आगे आने वाली सब ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी है वो रिवॉक मानी जाएगी। अब यहां पर मिस्टर गुप्ता के केस में क्या चीज बनती है? मिस्टर गुप्ता ने एक कंटिन्यू गारंटी दी है, राइट, ऑब्लिगेशन के लिए दी है टुवर्ड द ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म। अब जब एक पार्टनर रिटायर हो गया या नया पार्टनर ऐड कर लिया गया, तो फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया गया। अब क्योंकि बैंक ने एक फ्रेश गारंटी या कंसेंट नहीं लिया मिस्टर गुप्ता से एक नई कंस्टिट्यूशन के लिए, तो उनकी गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी फॉर ऑल द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई थी पार्टनरशिप फर्म में चेंज होने से पहले, उसके लिए मिस्टर गुप्ता लायबल रहेंगे, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन जो थी वो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुई थी। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होने के बाद चीजें हुई हैं, उनके लिए मिस्टर गुप्ता लायबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी गारंटी एंड हो गई थी जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ था, उनका कंसेंट नहीं लिया गया था, उनको चेंजेस के बारे में नहीं बताया गया था। सो ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर गुप्ता रिमेन्स फुली लायबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो ऑप्शन जो ए है दैट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, Mr. Gupta is automatically discharged from all the liability for any transaction subsequent to the change in the constitution of the firm. Absolutely correct. Option B जो है that is very much right for this question. Now, let's move toward the question number 14, which is actually related to the letter of credit. तो letter of credit से related question है. A bank issues a standby letter of credit on behalf of an applicant. The beneficiary invokes the SBLC, claiming the applicant has defaulted on their contractual performance. As per the guidelines of the invocation of commercial SBLC, what is minimum documentary evidence the beneficiary must typically provide to support their claim? देखो, जो SBLC होती है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, वो एक सब्स्टिट्यूट है बैंक गारंटी का। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में बैंक गारंटी अलाउड नहीं है, तो वहां पर SBLC को एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एज सच कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है बायर के बीच में, एप्लीकेंट के बीच में एंड सेलर के बीच में, यानी कि बेनिफिशियरी के बीच में। तो बेनिफिशियरी ने यहां पर इन्वोक कर दिया एसबीएलसी को, इस चीज को क्लेम करते हुए कि जो कंट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसमें एप्लीकेंट ने अपना कुछ ना कुछ डिफॉल्ट किया, उसके बारे में है, राइट। तो एसबीएलसी मैं जैसे मैंने आपको बताया वो एक बैंक गारंटी की तरह काम करती है। जब उसको इन्वोक किया जाता है तो इशूइंग बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है कि उन्होंने उसको ऑनर करना है। लेकिन जो बेनिफिशियरी हैं उनको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने चाहिए एसबीएलसी की टर्म्स के साथ।
अब क्या गाइडलाइंस है कमर्शियल एसबीएलसी को लेकर के एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्म्स या फिर यूसीपी 600 के हिसाब से? तो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक होता है कि रिटर्न डिमांड चाहिए, रिटर्न क्लेम चाहिए पेमेंट के लिए फ्रॉम द बेनिफिशियरी, एंड एक रिटर्न डिमांड चाहिए रहती है, एंड एक स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिफॉल्ट चाहिए रहता है या नॉन परफॉर्मेंस का चाहिए रहता है एप्लीकेंट के द्वारा, जो साइन किया जाएगा बेनिफिशियरी के द्वारा, राइट? यानी कि एप्लीकेंट ने क्या यहां पर नॉन परफॉर्मेंस करी है, क्या डिफॉल्ट करा है, उसके बारे में एक सर्टिफिकेट देगा, एक सर्टिफिकेट स्टेटमेंट दी जाएगी बाय द बेनिफिशियरी, राइट? एंड ये सर्टिफिकेट ऑफ डिफॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक सेफगार्ड होता है, ताकि जो आर्बिट्री इन्वोकेशन है उसको सेफगार्ड किया जा सके, उसको रोका जा सके, एंड फर्दर बैंक को एक्चुअल डिफॉल्ट करने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है क्या वो एसबीएलसी की टर्म के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स से द केस कि अगर एक एसबीएलसी को इशू किया गया है ताकि एक परफॉर्मेंस जो है उसको सिक्योर कर पाए फॉर अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, तो बेनिफिशियरी जो है वो एक रिटर्न डिमांड लेटर देंगे जिसमें बताया जाएगा कि स्टेट जो एप्लीकेंट है वो फेल हो गया, भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने परफॉर्म नहीं करा, एंड उसके साथ जो बेनिफिशियरी है, जो एक्सपोर्टर है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिफॉल्ट भी देंगे, राइट? जो फॉर्मेट में रहेगा वो सबमिट करेंगे। बैंक जो है वो देखेगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए हैं वो करेक्ट है, वो वैलिड है, तो बैंक जो है वो ऑब्लिगेशन रहेगी इशूइंग बैंक के ऊपर कि उनको पेमेंट करना है, दैट इज इट, ये चीज होती है, राइट? तो ऑप्शन देखते हैं। अ सिंपल डिमांड फॉर पेमेंट, तो क्या सिर्फ डिमांड चाहिए? नो, ओनली डिमांड इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। द बेनिफिशियरी मस्ट प्रोवाइड अ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। द बेनिफिशियरी मस्ट furnish a declaration of the applicant's failure along with the copies of invoice and non-negotiable ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही है। जो इनोवेशन होती है कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की बेनिफिशियरी के द्वारा, उसके केस में प्रॉपर एविडेंस चाहिए रहता है जिसमें एक डिक्लेरेशन दी जाएगी बेनिफिशियरी के द्वारा जिसमें बताया जाएगा कि क्लेम की डिमांड की गई है, राइट? अगर वो ऑब्लिगेशन से फेल होता है एप्लीकेंट उसके केस में, एंड एडिशनली डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे लाइक इनवॉइस की कॉपी या फिर जो नॉन नेगोशिएबल जो सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी चाहिए रहेगी। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15 विच इज रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए के बारे में क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, चाहे एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड हो कुछ हो, तो पहली वीडियो को जरूर गो थ्रू करना फर्स्ट पार्ट को। कंसीडर अ बिजनेस दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ willful defaulter by its lending bank after following the due process। तो कंसीडर करते हैं कि एक बैंक जो है एक बिजनेस को आइडेंटिफाई किया गया विलफुल डिफॉल्ट है, एंड लेंडिंग बैंक के द्वारा ये बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड ड्यू जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है जिसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 लाख रुपए का है। एंड अकॉर्डिंग टू द penal measures prescribed by the Reserve Bank of India, what is one of the primary restrictions imposed on it, the defaulting unit and its promoters? तो क्या रहेगा? देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होती है ना वो ये होता है कि कोई भी और फर्दर उनको, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं दिया जाएगा। जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके प्रमोटर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा कि उनको कोई भी एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ना तो बैंक्स के द्वारा ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एंड ये जो प्रोहिबिशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टिंग यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, बल्कि प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, ताकि उनको कोई फॉर्मल क्रेडिट ना मिल जाए या फिर ये ना हो कि वो अपने ऑपरेशंस को एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पर शिफ्ट कर ले। लाइक पहले डिफॉल्ट किया एंटिटी एबीसी ने, अब वही प्रमोटर है, डिफॉल्टर है, जिन्होंने एंटिटी एक्स वाई जेड में जाकर के बेसिकली लोन लिया एंड फुल डिफॉल्ट कर दिया। अब इसके अलावा क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि उनको कोई भी नए वेंचर्स के लिए कोई भी नए वेंचर्स के लिए लोन ना दिया जाए, एंड फर्दर उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज पर द डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनीज, राइट? एज पर द सेबी एंड आरबीआई गाइडलाइंस। एंड फर्दर बैंक जो है वन लीगल एक्शंस भी इनिशिएट कर सकते हैं रिकवरी के लिए, लाइक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं इन मेनी ऑफ द केसेस, राइट? दैट्स द सिनेरियो। सो प्रमोटर्स आर इमीडिएटली सब्जेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगा सकते हैं? यस, चला सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है लेकिन ऑटोमेटिक मेजर नहीं है। ऑटोमेटिक मेजर जो रहती है दैट्स रिलेटेड टू कि उनको लोन नहीं मिलता, ठीक है? द यूनिट एंड इट्स प्रमोटर्स आर बार्ड फ्रॉम असेसिंग एनी एडिशनल फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फ्लोटिंग न्यू वेंचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 साल के लिए अगले कोई भी उनको लोन नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16 which is related to contract of guarantee।
एंड बैंक गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। द श्योरिटी, क्रेडिटर हैज एन अग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो क्रेडिटर का एक अग्रीमेंट है प्रिंसिपल डेटर के साथ, दैट ही विल नॉट सू द डेटर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो क्रेडिटर का एक अग्रीमेंट है प्रिंसिपल डेटर के साथ कि वो पर्टिकुलर डेटर को सू नहीं करेंगे 1 साल के पीरियड के लिए। श्योरिटी ऑफ द डेट इज अनअवेयर ऑफ द फोरबेरेंस एग्रीमेंट। अब श्योरिटी ऑफ, बेसिकली उसको श्योरिटी को नहीं पता, गारंटी देने वाले को नहीं पता। इफ द डेटर डिफॉल्ट्स विद इन दिस पीरियड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द श्योरिटीज लायबिलिटी, तो श्योरिटी की लायबिलिटी का क्या स्टेटस होगा उसके बारे में हमने बताना है। देखो, जब एक क्रेडिटर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ कि उसको एक टाइम दिया गया है जिसके दौरान वो उसको स्यू नहीं करेंगे या कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लेंगे, तो श्योरिटी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है, अनटिल और अनलेस श्योरिटी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को असेंट करे तो। रीजन ये रहता है कि श्योरिटी के पास अधिकार होता है कि उसने डेप्ट को पे करना है, एंड फर्दर वो बेसिकली एंटर कर जाता है इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, यानी कि सब्रोगेशन का राइट उसके पास रहता है कि वो डेटर को स्यू कर सकता है। अब देखो, अगर क्रेडिटर जो है वो बिना श्योरिटी के कंसेंट के इस चीज के लिए अग्री हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा डेटर को, प्रिंसिपल डेटर को, या उसको स्यू नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक तरह से श्योरिटी के अधिकार पर सही चीज नहीं है, राइट। तो इस केस में अगर अप्लाई करें तो क्रेडिटर ने अग्री किया है प्रिंसिपल डेटर को वो स्यू नहीं करेगा 1 साल के लिए, तो श्योरिटी को अवेयरनेस नहीं है, ना ही उसने कंसेंट दिया, तो एज पर द लॉ जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज अपनी लाइबिलिटी से फॉर द डेटर्स डिफॉल्ट during this particular period, right? So that is going to be happen. So option देखते हैं, the surety is automatically discharged because the creditor's agreement to forbear constitute a variance in the original contract। देखो, forbearance तो है, फोरबेरेंस तो है, लेकिन देखो एक कंट्रेक्चुअल वेरिएंस होती है और फोरबेरेंस होती है, यानी कि अग्रीमेंट टू नॉट सू फॉर अ पीरियड बिना श्योरिटी के कंसेंट के वो बेसिकली श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है, राइट। लेकिन बेसिकली उसको फॉरबेरेंस टू सू कहा गया है जहां पर ये रूल है कि उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया था श्योरिटी के लिए, राइट। तो एक बेसिकली हम सिंपली ये कह दें कि एक लीगल डिस्टिंक्शन है दोनों चीजों में, राइट। सो वी कैन से कि ये मेयर फोरबेरेंस का सिनेरियो नहीं रहेगा। So option A is not the correct answer. Option B, the surety is not discharged as mere forbearance as on the part of the creditor to sue the principal debtor, is basically not release the surety, right? Option C, the surety is discharged only if they can prove that this forbearance has negatively impacted their ability to recover the money from the debtor later. The surety is not discharged, right? That's the case. So option A जो है that is going to be the answer. Why this is going to be answer? Because यही चीज मेजरली रहती है जो मैंने आपको रूल बताया कि देखो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। तो यहां पर लेट्स से ये है प्रिंसिपल डेटर है, यहां पर दिस इज अ श्योरिटी, और ये है बैंक जिसको गारंटी दी गई है। सो हियर वी आर हैविंग द प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेने वाला पर्सन है, यहां पर बैंक है यानी कि क्रेडिटर है, एंड हियर वी आर हैविंग द श्योरिटी, राइट। अब बेसिकली इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने +1 ईयर इसको दे दिया कि मैं आपको सू नहीं करूंगा। अब लेट्स से इसने डिफॉल्ट कर दिया एंड बैंक ने यहाँ पर लाइबिलिटी दे ली, इसको गारंटी को इन्वॉक कर दिया और श्योरिटी ने पेमेंट कर दी। अब श्योरिटी जाएगा साथ के साथ रिकवरी लेने के लिए, राइट। रिकवरी लेने के लिए श्योरिटी जाएगा किनके पास? प्रिंसिपल डेटर के पास जाएगा, राइट। अब ये बेसिकली हनन हुआ किसके अधिकार का? श्योरिटी के अधिकार का हनन हुआ कि 1 साल तक क्यों बैंक ने पहले प्रिंसिपल डेटर को नहीं पूछा पैसे लेने के लिए, तो ये चीज गलत हो जाएगी, राइट। सो दैट इज वाई श्योरिटी उस टाइम के लिए डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जो मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मेयर फॉरबियरेंस, तो मेयर फॉरबियरेंस नहीं है यहाँ पर, राइट। एक चीज को समझना जरूरी है, यहाँ पर मेजर चीज यही फैक्ट रहता है कि जो श्योरिटी है अब वो आगे बेसिकली जा सकता है, लेकिन जो जिस पर्सन ने लोन दिया है यानी कि जो बैंक है उसको पहले रिकवरी कर लेनी चाहिए थी, किससे? क्रेडिटर से कर लेनी चाहिए, डेटर से कर लेनी चाहिए थी, या फिर एक कंसेंट लेना चाहिए था पहले ही श्योरिटी से। अगर कंसेंट लिया होता फिर कोई इश्यू वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां पर कोई कंसेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17 which is related to the letter of credit। तो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर। इट सेज एलसी इज इशूड फॉर अबाउट 10,000 metric tons of a commodity and the total credit amount is stated as about 50,000 500,000 USD। The seller ships 9,500 metric tons and presents document for rupees 4,75,000 USD।
Under the provisions of UCP 600, how would the bank interpret the quantity of the goods shipped? किस तरह से बेसिकली इंटरप्रेट करेगा उसके बारे में हमने बताना है। देखो यहां पर रेलिवेंट रूल को समझना जरूरी है। तो यूसीपीडीसी यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसको हम यूसीपी 600 भी कह देते हैं, यहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, राइट। एंड उसका आर्टिकल जो 30 है वो बताता है रिलेटेड टू टॉलरेंसेस इन द क्रेडिट अमाउंट, क्वांटिटी एंड द यूनिट प्राइसेस, राइट। तो ये कहा गया कि अगर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं अबाउट, राइट, या अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है रिलेटेड टू क्रेडिट अमाउंट, राइट, क्रेडिट अमाउंट के लिए या क्वांटिटी ऑफ गुड्स के लिए, यूनिट प्राइस के लिए, ठीक है, तो उसके केस में +-10% का जो टॉलरेंस होता है दैट इज एक्चुअली अलाउड। वो टॉलरेंस अलाउड किया गया है उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, यानी कि जहां पर क्वांटिटी से रिलेटेड यहां पर अबाउट या अप्रोक्सीमेट लिखा गया उस चीज के लिए। एंड जहां पर मेंशन किया जाता है टुवर्ड्स अमाउंट, राइट, वहां पर +-5% का टॉलरेंस जो होता है दैट इज एप्लीकेबल। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अगर अबाउट या अप्रोक्सीमेट का यूज किया गया है फॉर विद द क्रेडिट अमाउंट, नॉट फॉर द क्वांटिटी, सॉरी, फॉर क्रेडिट अमाउंट, या फिर कहा गया तो उसके लिए बेसिकली रहता है 10% का रहता है, राइट, +-10% रहता है। यानी कि अगर तो क्रेडिट अमाउंट से रिलेटेड है तो उसके केस में अलग परसेंटेज है, और जहां पर क्वांटिटी से रिलेटेड है वहां पर अलग परसेंटेज रहती है। ऑप्शंस को देखते हैं। द शिपमेंट इज नॉन कंप्लायंट बिकॉज द क्वांटिटी इज एग्जैक्टली 5% लेट विच इज द मैक्सिमम नेगेटिव टॉलरेंस, बट द टर्म अबाउट एम्प्लॉयज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टिल एक्सपेक्टेड, राइट। तो जो टर्म अबाउट होती है वहां पर स्पेसिफिक जो मीनिंग होता है, राइट, वो होता है रिलेटेड टू +-10%, राइट। कोई फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी से रिलेटेड जो रहता है +-10% का रहता है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द केस। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, इट सेज द शिपमेंट इज कंप्लायंट बिकॉज टॉलरेंस ऑफ +-5%, यहां पर +-5% आ गया। देखो जो +-5% है टॉलरेंस होती है वो सिर्फ तब अप्लाई होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, right? अगर when the LC does not state the quantity in terms of packing units or items, when the word about is not used, right, in this case explicitly जो about word है वो यूज किया गया है, तो 10% का जो रूल रहेगा वो एप्लीकेबल यहां पर रहेगा। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। द शिपमेंट इज नॉन कंप्लायंट ऑप्शन कहता है, राइट, क्योंकि यहां पर जो वर्ड अबाउट यूज किया गया इन कनेक्शन विद द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, सो दिस इज आल्सो नॉट द केस, राइट। एक्सप्लिसिटली यहां पर अबाउट जो है वो बेसिकली अमाउंट क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ऑप्शन डी सेज द शिपमेंट इज कंप्लायंट, द यूज ऑफ वर्ड अबाउट इन कनेक्शन विद द क्वांटिटी allows a tolerance of +-10%, right, and the 5% deviation is well within the limit। तो यहां पर क्वांटिटी से रिलेटेड जो अलाउड होता है वो 10% का अलाउड होता है। काइंडली प्लीज मेक श्योर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर क्वांटिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो +-10% से रिलेटेड रहता है, एंड व्हेन इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर, जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू प्लस अमाउंट, तो +-5% का रहता है। यानी कि अगर एलसी की बात करें यहां पर, तो आपका जो ऑर्डर है वो 10,000 मीट्रिक टन का है, तो परमिसिबल रेंज कितनी रहेगी, +-10%, क्योंकि अबाउट 10,000 है ना, तो यहां पर +-10% अलाउड रहेगा। यानी कि मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वो 11,000 तक का हो सकता था, और मिनिमम जो अलाउड होता वो 9,000 तक का हो सकता था। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, 10,000 -10%, 10,000 +10%, इस तरह से, राइट। अब क्योंकि शिप किया गया है 9,500, तो डेफिनेटली वो एज पर रूल कायदे में है, राइट, ये चीज हो गई है। एंड फर्दर अगर उसके लिए 4,75,000 बेसिकली अलाउ किए गए हैं, क्लेम किया गया 4,75,000 अगेंस्ट अबाउट 5 लाख यूएसडी, तो वहां पर सिमिलरली परमिसिबल है वैल्यू अप टू +-10% जो वैल्यू है वो यहां पर अलाउ की गई है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी विल बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ let's move toward the question number 18th. It's related to the question number 18. It says an account is classified as doubtful one asset। तो अकाउंट है जिसको डाउटफुल वन की कैटेगरी में डाला गया। देखो जब अकाउंट आपका सबस्टैंडर्ड होता है और 12 महीने के लिए सबस्टैंडर्ड रहा, उसके बाद अकाउंट आपका डाउटफुल कैटेगरी में जाता है। डाउटफुल में फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3।
अगले 12 महीने के लिए रहेगा डाउटफुल 1 में, फिर अगले 24 महीने के लिए रहता है डाउटफुल 2 में, एंड ग्रेटर देन 36 मंथ्स, यानी कि जब 36 महीने रह ली है डाउटफुल में, उसके बाद ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए डाउटफुल 3 में रह सकता है, अगर इसको राइट ऑफ नहीं करना है या फिर लॉस कैटेगरी में नहीं डालना है तो, राइट। And an account is classified as doubtful one with an outstanding balance of rupees 40 lakh. The realizable value of the primary and collateral security assessed to be rupees 15 lakh. Additionally, the loan is covered under a central government scheme like CGT MSC guarantee for 50% of the outstanding amount. What is the total provision the bank must make for this account? तो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताई कैटेगरीज, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, राइट। 12 महीने के लिए इस अकाउंट में, 24 महीने के लिए रहता है डाउटफुल 2 में, ग्रेटर देन 36 मंथ्स रहता है ये डाउटफुल 3 में। And further, in this scenario, there are two things. One is related to realizable value of security, and second रहता है shortfall in security. दूसरा रहता है shortfall in security, right? तो डाउटफुल 1 में जो परसेंटेज रहती है फॉर द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो था 25%, डाउटफुल 2 में रहती है ये परसेंटेज 40%, एंड डाउटफुल 3 में ये परसेंटेज 100% होती है सिक्योर्ड अमाउंट के लिए भी। अनसिक्योर्ड के लिए सभी केसेस में, तीनों सिनेरियोज में अनसिक्योर्ड के लिए 100% प्रोविजन जो होती है मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। अब इस केस में देखो, टोटल जो लोन का अमाउंट है वो है 40 लाख रुपीस का, ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। 40 लाख रुपीस का ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब ये 40 लाख में से पर्टिकुलरली आपका जो सिक्योर्ड अमाउंट है, यानी कि आरबीएस वाला अमाउंट है, वो अमाउंट यहां पर मैं लिख देता हूं। ये अमाउंट आपका डाउटफुल 1 में है, क्योंकि सबस्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल 1 में जाएगा और अकाउंट में स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ डाउटफुल 1 में है। तो ये 15 लाख रुपए आपका आरबीएस से रिलेटेड है। अब 15 लाख आपका सिक्योर्ड अमाउंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज सिक्योर्ड अमाउंट, राइट। अब इसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास अमाउंट बचता है 25 लाख रुपए, जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। बट वेट, यहां पर आपके पास 50% का जो सीजीटी एमएससी कवर है वो भी अवेलेबल है। अब जो आपका गारंटीड अमाउंट होता है ना, चाहे सीजीटी एमएससी की तरह हो या ईसीजीसी हो कवर या कुछ भी कवर हो, वहां पर भी आपको प्रोविजन मेंटेन नहीं करना होता। तो 50% माइनस कर दिया, ये रह गया 12.5 लाख। यानी कि 12.5 लाख का जो पार्ट है, दिस इज योर अनसिक्योर्ड कंपोनेंट, ये आपका अनसिक्योर्ड कंपोनेंट है और ये वाला सिक्योर्ड कंपोनेंट है। अब यहां पर कायदे से चलते हैं, 15 लाख का कितना परसेंटेज प्रोविजन होगा सिक्योर्ड कंपोनेंट का? 25%, राइट। एंड प्लस 12.5 लाख का कितना रहेगा? इट इज 100%, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, राइट। तो टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेट इजीली कर सकते हो कैलकुलेट। सो इट इज 15 इंटू 25%, दैट इज 3.75। तो ये हो गया आपके पास 3.75 प्लस ये हो गया आपके पास 12.5, 12.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? How much it will be? 3.75 plus 12.5, that is equal to 16.25. So 16.25 lakhs, right? This is the provision that we need to maintain. इतनी provision हमें maintain करनी पड़ेगी, right है ये चीज? देखते हैं, अभी चेक करते हैं ऑप्शंस को। So now let's have a look at the options. It says 18.75 lakh as 25% of the secured component, बिल्कुल सही है। 100% on the remaining component, 25 lakh ignoring the guarantee, तो गारंटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गारंटी के ऊपर तो मेंटेन करना पड़ेगा। 10 lakh calculated as 25% on the total outstanding balance, no, this is not correct। 8.75 lakh as unsecured on the unsecured component, 25% on the secured component, the guaranteed part is basically not fully secured, so option C is also not correct। 23.75% की 25% कैलकुलेट किया इसके ऊपर, ठीक है, 15 लाख के ऊपर, तो वो हो जाएगा बेसिकली आपके पास 15 इंटू 25%, 15 का 25% कैलकुलेट कर लिया तो वो बन गया आपके पास 3.75 लाख बन गया, राइट। ये 3.75 हो गया, लैक्स हो गया। एंड फॉर द 100% तो नेट अनसिक्योर्ड, नेट अनसिक्योर्ड कितना था डिडक्टिंग द गारंटी? 25 50% था, देखो 50%, एंड वो अनसिक्योर्ड के ऊपर लगता है, सिक्योर्ड के ऊपर नहीं होता, राइट। तो आपके पास 25 लाख का था, 25 लाख का 12.5 लाख बना, तो वो बेसिकली सिक्योर्ड हो गया। एंड बाकी 12.5 लाख प्लस ये हो जाएगा, तो आपके पास टोटल बन जाएगा 16.75 लाख जो है वो आंसर बनता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो वी कैन मार्क ऑप्शन ई हियर, ऑप्शन ई मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर, नन ऑफ द अबव। कई बार हो जाता है, हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर सही आंसर ना हो, बट आंसर इज हेयर डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ ये है नन ऑफ द अबव। एंड आंसर मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बताया है दैट दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज? चलिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 19।
सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट? एंड द क्वेश्चन इट सेज that Mr. Sharma provides a continuing guarantee. तो मिस्टर शर्मा कंटिन्यू गारंटी प्रोवाइड करते हैं फॉर अ रनिंग कैश क्रेडिट अकाउंट. ही passes away and his legal heirs promptly inform the bank of his demise. The bank, however, fails to stop operations in the account, allowing the borrower to make further withdrawals. What is the extent of the liability of Mr. Sharma's estate? Mr. Sharma के estate की कितनी liability होगी उसके बारे में हमें बताना है. देखो सेक्शन 131 जो है ना वो बेसिकली कहता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी, एंड फर्दर जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए आप रिवोक कर सकते हो अनलेस देयर इज अग्रीमेंट कि वो चलती रहेगी. अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि चलती रहेगी तो है, अदरवाइज वो रिवोक हो जाती है बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी. लेकिन जो एस्टेट होता है डिजीज्ड का वो बेसिकली लायबल रहता है ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि डेथ से पहले ट्रांजैक्शन है उसके लिए लायबल रहता है. यानी कि श्योरिटी का जो एस्टेट है जो भी ट्रांजैक्शन डेथ से पहले हुई है उनके लिए वो लायबल रहता है. अब मिस्टर शर्मा के केस के बारे में देखते हैं. गारंटी दी गई है, यस दी गई है. कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए दी गई है, कंटिन्यू नेचर की गारंटी है. श्योरिटी की डेथ हो जाती है, यस मिस्टर शर्मा की डेथ भी हो गई है. नोटिस दिया गया, यस नोटिस भी दिया गया, प्रॉम्प्टली उनके लीगल एयर्स ने बताया है. अब बैंक की गलती ये थी कि बैंक कंटिन्यू करते थे ट्रांजैक्शंस को, विड्रॉल अलाउ कर रहा है इवन आफ्टर द नोटिस, राइट? तो बेसिकली क्या होएगा, जो लायबिलिटी है मिस्टर शर्मा के एस्टेट की वो बेसिकली वो ड्यूज आउटस्टैंडिंग अप टू द डेट और अप टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, राइट? यानी कि मिस्टर शर्मा की जब डेथ नहीं हुई थी उससे पहले के दिन तक जो लायबिलिटी बनती थी वहां तक उनकी लायबिलिटी बनेगी, नॉट आफ्टर डेट. एंड उनका एस्टेट फर्दर जो ड्रॉइंग्स हुई हैं बताने के बाद भी उसके लिए लायबल नहीं होगा. So it says option 8 says the estate is liable for the entire outstanding balance including withdrawals after. No, this is not the scenario. Option B it says the estate is liable only for the outstanding balance as it stood as of the date of the Mr. Sharma's death. It is not liable for the subsequent transaction. Absolutely correct. Option B is the correct answer. Option B जो है that's the correct answer for this. Now let's move toward the next question. It's related to the letter of credit. तो क्वेश्चन सेज अ बेनिफिशियरी ऑफ एलसी, बेनिफिशियरी होता है एक्सपोर्टर, तो बेनिफिशियरी ऑफ एन एलसी रिप्रेजेंट प्रेजेंट्स अ चार्टेड बिल, अ पार्टी बिल ऑफ लीडिंग, राइट, टू द नेगोशिएटिंग बैंक. The LC document itself does not explicitly prohibit or permit this type of bill of lading. According to the UCP 600 rules, what is the status of this document? तो क्या स्टेटस है इस डॉक्यूमेंट उसके बारे में बताना है. देखो जो यूसीपी 600 है ना उसका जो आर्टिकल 22 है वो चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग के बारे में बात करता है कि वो तभी एक्सेप्टेबल है अगर क्रेडिट स्पेसिफिकली उसके बारे में बोलता है या परमिट करता है. तो अगर क्रेडिट उसके लिए साइलेंट है तो डेफिनेटली जो चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. अब देखो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि सीपीबीएल जो होता है वो बेसिकली सेम ऑब्लिगेशंस नहीं होती. जैसे सिंपल आपका बिल ऑफ लीडिंग होता है ना जो कि आर्टिकल 20 में डिफाइंड है, उसी तरह से उसके ऊपर आपके ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर, अलग चीज होती हैं. बिकॉज उसके केस में एक प्राइवेट चार्टर अरेंजमेंट दिए जाते हैं एंड कोई स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है. अब इस केस में अगर देखें तो लेटर ऑफ क्रेडिट ना तो परमिट कर रही है ना ही प्रोहिबिट कर रही है, यानी कि साइलेंट है. अब यूसीपी 600 के मतलब होता है कि अगर ये साइलेंट है तो प्रोहिबिटेड है भाई, बैंक जो है उसको सीपीबीएल को नॉन कंप्लाइंग कंसीडर करना पड़ेगा. ऑप्शन देखते हैं. इट इज एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? इट इज discrepant document and will be rejected as the banks generally do not accept a chartered party bill of lading unless specifically authorized in the letter of credit. Absolutely correct, बिल्कुल सही है. Right now let's move toward question number 21 which is related to the non performing assets. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि इसको अच्छे से गो थ्रू करें. अ बैंक यूटिलाइजेस द सर्विसेज ऑफ अ लोकल एनजीओ under the business facilitator model to improve the financial inclusion. The NGO helps identify potential borrowers and assist them in filing out the loan applications, right? If a borrower identified by the NGO defaults on their account, what is the responsibility of the business facilitator, the NGO? तो बैंक की क्या, उस बिजनेस फैसिलिटेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल के बारे में बात करें तो बिजनेस फैसिलिटेटर जो है इट कुड बी एनी एनजीओ या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है या कोई फार्मर क्लब भी हो सकता है जो कि एक आउटरीच एजेंट की तरह काम करता है. वो बोरोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं
और जो रिकवरी फॉलोअप होता है उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन उनके पास लोन सैंक्शन करने की कोई भी पावर नहीं होती। वो कैश या फिर डिसबर्समेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं, उनका कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें रिलेटेड टू रीपेमेंट्स, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क को बियर कर सकता है जो भी लोन बैंक ने सैंक्शन किया है। बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी अगर उसने डिफॉल्ट किया है। अब इस केस में अगर देखें तो जो बोरोवर है वो आइडेंटिफाइड एनजीओ ने की है, यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो एनजीओ की कोई भी लायबिलिटी नहीं है रीपेमेंट के पर्पस के लिए, यानी कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट रिस्क है वो बैंक के ऊपर ही होने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। The NGO is financially liable. No, NGO is not liable. The NGO is responsible for recovery of the loan, including follow-ups and hand-holding of the borrower. Yes, उसके लिए responsibility है लेकिन liability नहीं है। Option C, NGO is having no financial liability. Its role is limited to facilitation. The credit risk remains entirely with the bank, right? So definitely financial liability बैंक की कोई भी NGO की कोई भी नहीं रहती है। जो क्रेडिट रिस्क होता है वो बैंक के पास होता है। एनजीओ का जो रोल है वो यहाँ पर लिमिटेड है, एंड डेफिनेटली पोस्ट सैंक्शन एक्टिविटीज मॉनिटरिंग एंड रिकवरी वो करता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि फैसिलिटेशन से रिलेटेड नहीं है, पोस्ट जो फॉलोअप होता है वो भी फॉलोअप भी ले सकता है। तो ऑप्शन सी इसलिए हम कह सकते हैं पार्शली करेक्ट एंड अदरवाइज पार्शली रॉन्ग है, राइट? सो ऑप्शन बी इज मोर appropriate here. So option B will be the correct answer. Now let's move toward the question number 22nd. तो क्वेश्चन 22nd जो है दैट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड द बैंक गारंटी, राइट? सो इट सेज अ फाइनेंशियल गारंटी इज इशूड बाय अ बैंक टू एन इन्वेस्टर। तो एक फाइनेंशियल गारंटी इशू की गई है बैंक के द्वारा एक इन्वेस्टर को ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इशूइंग द बॉन्ड्स promising to pay the interest and principal if the company defaults. How does the credit risk associated with this financial guarantee compare to a direct loan extended by the bank to the same company? किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताना। देखो, अगर हम डायरेक्ट लोन की बात करें तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आउटले ऑफ द फंड्स होगा। जब बैंक जो है डायरेक्टली लेंड करता है कंपनी को तो क्रेडिट एक्सपोजर होता है लोन प्रिंसिपल का, अक्रूड इंटरेस्ट का, एंड बैंक जो है रिकोर्स करता है डायरेक्टली टुवर्ड द बोरोवर। यानी कि अगर बैंक ने कंपनी को लोन दिया तो बैंक खुद ही पैसे देगा और रिकवरी के लिए भी खुद जिम्मेदार है। एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल गारंटी की बात करें, अगर फाइनेंशियल गारंटी की बात करें लाइक बॉन्ड्स के लिए, तो बैंक बेसिकली प्रॉमिस करता है इन्वेस्टर्स को। तो यहां पर सिनेरियो समझने की जरूरत है। हियर वी आर हैविंग द बैंक, here we are having the company, right? And here we are having the investors, right? जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। तो यहां पर है बैंक एंड यहां पर है कंपनी। कंपनी ने बेसिकली बॉन्ड्स इशू किए हैं इन इन्वेस्टर्स को, राइट? कंपनी ने कह दिया बॉन्ड्स के थ्रू कि हम आपको पैसे देंगे, एनुअल बेसिस पर कैसे भी पैसे देंगे, राइट? एंड कंपनी बैंक ने दी थी गारंटी कि अगर ये कंपनी डिफॉल्ट दिया प्रिंसिपल इंटरेस्ट देने में तो हम आपको पैसे देंगे, राइट? यहां पर कोई भी डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड नहीं हुआ, नॉट डायरेक्ट फंडिंग। कंपनी को कोई डायरेक्ट पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये फेल हुई, कंपनी डिफॉल्ट करती है, सिर्फ तब पैसा जाएगा, यही चीज है। अदरवाइज कंपनी पैसा दे कर रही है। अगर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक की ऑब्लिगेशन होगी, नहीं तो बैंक की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्रेडिट रिस्क जो है वो इक्विवेलेंट है कि डायरेक्टली आपने दिया है या फिर आपने गारंटी दी है। तो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि क्रेडिट रिस्क जो है वो तो सेम है, बिल्कुल उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? वो तो आपका अगर आप क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है एज सच। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड्स नहीं है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो क्रेडिट रिस्क इज सिग्निफिकेंटली लोअर। क्या तो क्यों यहां पर जो क्रेडिट रिस्क है वो कम है? यहां पर नो, दैट्स नॉट द केस। क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल सेम है। क्रेडिट रिस्क इज आइडेंटिकल टू द डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट कैरिंग द सेम लेवल ऑफ द रिस्क ऑफ द लोन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्रेडिट रिस्क दोनों सिनेरियोज में बिल्कुल सेम है, क्रेडिट रिस्क डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23rd। मेक श्योर कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इट टेक्स अस सो मेनी एफर्ट्स एज टू बेसिकली गेट सो मच क्वेश्चंस फॉर यू। दीज आर वेरी वेल रिटन क्वेश्चंस, राइट? सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। An LC requires documents to be presented within 21 days after the date of shipment, but not later than the LC expiry date of November 30th. The bill of lading dated November 5th. The beneficiary presents the documents to the bank on the November 28th. What is the status of this presentation? तो इस presentation का क्या status है उसके बारे में हमने बताना है। देखो, अगर हम UCP 600 की बात करें तो यहाँ पर सिनेरियो सिंपल सा रहता है। सिंपल सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर है बेनिफिशियरी,
और लेट्स से यहाँ पर है नेगोशिएटिंग बैंक, राइट? सो हियर वी हैव इन द बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास नेगोशिएटिंग बैंक, राइट? अब लेट्स से टेक द केस कि बेनिफिशियरी ने यहाँ पर शिपमेंट कर दी है, तो इसके पास बिल ऑफ lading भी है, इनवॉइस भी है, इंश्योरेंस भी है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये प्रेजेंटेशन करनी होती है इसने नेगोशिएटिंग बैंक के पास, एंड दिस प्रेजेंटेशन इज टू बी डन मैक्सिमम विद इन 21 days बट बिफोर और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी बट नॉट लेटर इन दैट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी से पहले और मैक्सिमम विद इन 21 days विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन करनी होती है, राइट? उसके बाद करते तो खत्म है। तो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो प्रेजेंट करने होंगे विद इन 21 days आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट, लेकिन नॉट लेटर देन द एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट। अब यहां पर सिंपल सी बात है, जो आप टाइम लिमिट को कैलकुलेट करते हो, राइट, वो बेसिकली शिपमेंट डेट से देखेंगे ना, बिल ऑफ लेडिंग देखेंगे। अब यहां पर बिल ऑफ लेडिंग की डेट कितनी दी गई है? इट इज गिवन टू बी November 5th। तो 5th नवंबर से हम 21 days को करेंगे कैलकुलेट। अब उसके हिसाब से देखें तो डेट हमारे पास बनती है 26 नवंबर की, राइट? सो लास्ट डेट जो रहेगी वो 26 नवंबर बनती है। अब एलसी एक्सपायर हो रही है 30 नवंबर को, प्रेजेंटेशन की गई है 28 नवंबर को। अब वो विद इन तो एक्सपायरी डेट है, लेकिन 21 दिन के पीरियड के अंदर नहीं है, वो इसकी 21 पीरियड के अंदर नहीं है, राइट? तो दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, यानी कि विद इन 21 days भी होना चाहिए, या एंड फर्दर साथ के साथ ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन यहां पर वॉइड हो रही है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन, इसको कंप्लाइंग नहीं मानेंगे। द प्रेजेंटेशन इज डिस्क्रिपेंट बिकॉज इट वॉज मेड मोर देन 21 days, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई है। तो ऑप्शन जो ए है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23rd, right? Now let's move toward the question number 24. It is related to the non-performing asset, एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन है। It says a loan account of a small medium enterprise SME has an outstanding balance of rupees 1 crore and is classified as standard. The bank determines that the realizable value of the security has eroded and is now less than 10% of the outstanding balance. According to norms of security value erosion, what is the immediate reclassification required for this account? तो क्या इमीडिएट रिक्लासिफिकेशन होगी, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो, वैसे तो रूल होता है कि आपका अकाउंट जो होता है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी से जाता है एस आपका सब स्टैंडर्ड में, ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड में जाता है, और सब स्टैंडर्ड्स में जाता है वो DF1 में, डाउटफुल 1 में, फिर DF2 में, फिर उसके बाद DF3 में, एंड फिर लॉस एसेट कैटेगरी में, अगर उसे आप राइट ऑफ नहीं करवाते तो ये जाता है। लेकिन जहां पर आपकी वैल्यू जो है इरोड हो जाती है, एंड इफ इरोजन इज बेसिकली आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेट से 50% से कम रह जाती है, तो सीधा आप उसको डाल देते हो डाउटफुल 1 में, ठीक है? अगर ये 50% लेसर देन 50% आपकी वैल्यू हो जाती है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, राइट? अगर मान लो इरोड हो गई है, शुरू से नहीं, बाद में, शुरू में मान लो अनसिक्योर्ड वो नहीं है, मान लो, लेकिन शुरू में वैल्यू जो थी वो 10 लाख का लोन था, 10 लाख की सिक्योरिटी की वैल्यू थी, और अब रह गई 4 लाख की, ठीक है? तो वो सीधा जाएगा DF1 में। और इन केस अगर ये वैल्यू इरोड होके 10% से कम रह गई है, फिर वो सीधा लॉस एसेट में जाएगा। इफ इट इज लेसर देन 10%, 10% से कम रही है वैल्यू आपकी, राइट? तो फिर वो कहां जाएगा? सीधा लॉस एसेट की कैटेगरी में जाता है, राइट? तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। इट सेज द अकाउंट शुड बी डायरेक्टली क्लासिफाइड टू डाउटफुल। वो डाउटफुल में तब जाता है इफ इट इज बेसिकली लेसर देन 50%, आरबीसी लेस देन 50%, तो वो जाता है डाउटफुल 1 में। द अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको लॉस एसेट में डाल, ठीक है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, जो सभी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड मेक श्योर कि आप सभी वीडियोस को गो थ्रू करें, एंड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर फ्री कोर्स है, पीडीएफ्स हैं, वीडियोस है, सब कुछ अवेलेबल है, उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा, राइट? सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।